अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि पिप्पा एग्जाम के अंदर एक दफ़ा ऐसा हो चुका है स्प्रिंग 2017 के अंदर। और अब आपको मैं ये बताऊंगा कि सेम वैसा क्वेश्चन एग्जामिनर एमसीक्यूज पेपर बेस्ड के अंदर कैसे आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, वो है हमारे पास इन्वेंट्री लेवल्स। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रीवियस पेपर्स हुई हैं उसके अंदर आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा, क्योंकि ये मटेरियल का पोर्शन है, मटेरियल का हिस्सा है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी टच करेंगे ताकि अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। और उससे पहले अगर हम जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी अगर हम उसको रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी थी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था, एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हमारी 3 किस्म की कॉस्ट शामिल होती हैं। नंबर 1 इज ओवर परचेज कॉस्ट एंड नंबर 2 हमने क्या कहा था कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी शामिल होती है, और उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट शामिल होती है। हमने कहा था कि ये तीनों कॉस्ट जो हैं ये मिला के क्या बनाती हैं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज़ स्टडी की थी, वो थी हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हमने अजम्पशंस के ऊपर बात की थी कि इसकी अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं। अगर रिकॉल कर दे थोड़ी सी, तो हमने कहा था कि अजम्पशन में एक हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट होती है। इसके बाद हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट होती है, वो भी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। उसके अलावा हमने कहा था कि किसी किस्म का हमें डिस्काउंट नहीं मिलता। और नंबर 4 हमने ये कहा था कि जो हमारी डिमांड होती है, एनुअल डिमांड होती है, वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। आज हम स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम रीड करें, ABC लिमिटेड हैज बीन बाइंग अ पार्ट C used in product XYZ in lots of 4000 units which is monthly requirement। सबसे पहली बात उसने क्या कहा था, क्या कहा है कि 4000 यूनिट यूज करता है जो कि क्या है, मंथली रिक्वायरमेंट है। अगर आपके जहन में हो उस वीडियो को, उस लेक्चर को, तो मैंने आपको कहा था कि आप इसके अंदर हमेशा क्या लेते हैं, एनुअल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, उसने मंथली दिया। इट्स मीन कि सबसे पहले तो हमने एनुअल रिक्वायरमेंट हमने फाइंड करनी है। सो लेट्स फाइंड एनुअल रिक्वायरमेंट। नोटेशन मैंने यूज की थी, एनुअल रिक्वायरमेंट वाज A इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं कि 4000 को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से जब ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 48,000, 48,000 जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने एक ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकालनी है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन को ज़रा रीड करें। क्वेश्चन के अंदर आपने ये कहा जब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ C इज़ 120। क्या है, कॉस्ट पर यूनिट मीन ये क्या चीज़ है, आपके पास यूनिट कॉस्ट है जो किससे रिलेटेड है, आपके पास परचेज कॉस्ट होती है। और उसके अंदर एग्जामिनर ने इसके अंदर इसने आपको क्लियर मेंशन किया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, वो है आपके पास 1000 पर ऑर्डर। कितनी है, 1000 पर ऑर्डर। तो इसको आप नोट कर लें, 1000 पर ऑर्डर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने निकालनी है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। अगर क्वेश्चन को गौर करें, क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा कि कैरिंग कॉस्ट, मैंने वो दूसरा नाम कैरिंग कॉस्ट का बताया था, दैट वाज होल्डिंग कॉस्ट। उसने कही 20% पर एनुअल, मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है इसका 20% क्या होगा, आपके पास होल्डिंग कॉस्ट शामिल होगा। तो आप ले लें 120 क्रॉस 20%। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी यूर 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों रिक्वायरमेंट्स जो EOQ फार्मूला की हैं वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो EOQ के फार्मूले को अगर हम नोट करें, अगर हम लिखने की कोशिश करें, तो हमने कहा था कि हमारा फार्मूला कैसा है जी, हमने कहा था 2 क्रॉस हमने कहा था ए और क्रॉस हमने कहा था ऑर्डरिंग कॉस्ट। और नीचे क्या था हमारे पास, हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, होल्डिंग कॉस्ट शामिल होती है। और उसको हमने किस में लिखा था, स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया था। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हम अगर इसकी वैल्यूज पुटिंग करें तो वैल्यूज को हम पुटिंग कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 एज इट इज हमने लेके आना है, और मल्टीप्लाई अगर बात करें एनुअल रिक्वायरमेंट हमने ऊपर फाइंड किया है, दैट इज ओवर 48,000।
और उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने लिख लिया, वो है हमारे पास 1000। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज ओवर 24। अगर स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आंसर जो बनता है दैट इज 2000 यूनिट्स। कितने आपके पास बनते हैं? 2000 यूनिट्स। ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये आपसे जो स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन आप उठाएंगे तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा था। समझ आ गई यहाँ तक बात? ये आपसे यहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट थी जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ की थी। अब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ किया अपने पास से, मैंने 3 चीज़ इसके अंदर मजीद शामिल की। एक मैंने कहा थी आप टोटलिंग कॉस्ट भी इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाएं, और उसके अंदर आपसे उसके बाद आपसे मैंने पूछा कि आप ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं एंड होल्डिंग कॉस्ट भी बताएं। आपके स्टूडेंट्स जेन में चीज़ बाजी होगी कि टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं। हमने कहा था कि हमारे पास परचेस कॉस्ट शामिल होती है, उसके बाद हमने कहा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट शामिल होती है, और उसके बाद हमने कहा था होल्डिंग कॉस्ट शामिल होती है। मीन कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमने क्या कैलकुलेट करनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला आपको मैंने बताया था, फार्मूला याद होगा, आपके ज़हन में होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट वाज इक्वल टू, हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई, मैंने कहा था पर ऑर्डर कॉस्ट। क्या थी? मैंने कहा था पर ऑर्डर कॉस्ट। स्टूडेंट्स अब आपके पास ज़हन में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड करने हैं। तो इसका आपको मैंने एक अलग सा फार्मूला बताया था। अगर हम उसको लिखते हैं, पहले रिकॉल करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिस वाज इक्वल टू, हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास इक्वल था जो हमारे पास है एनुअल रिक्वायरमेंट, इसको हमने कहा था एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई, हमने क्या कहा था? ऑर्डर साइज, या इसको हमने लफ्ज़ यूज किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो स्टूडेंट्स एनुअल जो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट से और है, कितनी है हमारे पास? हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, ये हमारे पास है 48,000। और जो हमारे पास ऑर्डर साइज है जो हमने अभी यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे हमने जो है ना ये हमने क्या निकाला है? हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इसको ऑर्डर साइज क्या था, ये हमने फाइंड किया हुआ है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट होंगे, सो ऑर्डर साइज है वो हम कितना लिख लेंगे? यहाँ पे 2000 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मूव अहेड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 24। कितने आ रहे हैं? 24। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हमने फाइंड कर लिया। क्या कर लिया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था जिसके लिए हमने कैलकुलेट किया था, हमने कहा था कि हमने क्या कैलकुलेट करनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज 24, और आपके पास पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो कितनी है? आपके पास 1000 आपके पास आती है। तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाती है 24,000। ये हमारे पास क्या बन जाती है? क्या बनती है हमारे पास? दिस इज ओवर ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है दैट इज ओवर होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट को फार्मूला का रिमाइंड करें, रिकॉल करें, तो होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या था? हमने कहा था कि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री, हमने कहा था एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर हमने बात की थी, दैट वाज ओवर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? हमने कहा था कि यूनिट होल्डिंग कॉस्ट से हमने मल्टीप्लाई करा दिया था। इसको मैं नोटेशन ही लिखने जा रहा हूँ, HC से हमने मल्टीप्लाई करा था। तो स्टूडेंट्स एवरेज इन्वेंट्री हमने कैसे कैलकुलेट की थी? अगर आपके जहन में होगा कि एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हमने ये कहा था कि आपका जो ऑर्डर साइज है, जो आपने EOQ फाइंड की हुई है, इसको आपने किस पे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाई आपने 2 करना है, ठीक है। और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करा देना है? आपने होल्डिंग कॉस्ट है वो आपके पास आ जाए 24। अगर इसको आप हल करें 2000 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करें इसको, तो ये आपके पास कितना 1000 बन जाता है। 1000 को अगर 24 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कितना बन रहा है? 24,000। स्टूडेंट्स इसके बाद आपके जहन में होगा, मैंने ये कहा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा क्या होता है? हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, एक हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने फाइंड कर ली, हमने EOQ भी फाइंड कर ली, और हमने क्या किया? होल्डिंग कॉस्ट भी फाइंड कर ली। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं? हम कहते हैं जी
टोटल कॉस्ट क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट जो शुरू में आपको मैंने बताया तीन किस्म की कॉस्ट शामिल होती हैं। एक हमने ये कहा है कि जी आपकी इसके अंदर परचेज कॉस्ट शामिल होती है, और परचेज कॉस्ट स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो कितनी बन रही है आपके पास, क्वेश्चन के ऊपर दर्ज है तो आपको ये कहा था कि आपके पास कॉस्ट पर यूनिट इज 120, कितनी है 120। तो आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? एनुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स अगर जाए तो एनुअल जो रिक्वायरमेंट्स है वो है आपके पास 48,000, और 48,000 को आप मल्टीप्लाई करा दें 120 से, दिस इज इक्वल टू 5760,000। ठीक होगी बात। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमने कहा था कि इसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी शामिल होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट शामिल होती है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज ओवर 24,000। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी कहा था कि हमारी इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है। एक हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट भी शामिल होती है, और होल्डिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 24,000। और हमने यहाँ से क्या निकाल लेनी है? टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स हमने निकाल लेनी है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें कितनी आती है, दिस इज यूर 5808,000। कितनी आपके पास बन रही है? 5808,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? टोटल हमारे पास कॉस्ट है जो कि हमने क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। होप सो ये क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअली हर लिहाज से क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज में कैसे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, एक आपके पास एमसीक्यूज है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपके पास एक बड़ा सॉलिड सा क्वेश्चन है कि एग्जामिनर आपसे इसी तरह का एक क्वेश्चन दे दे और जो रिक्वायरमेंट आपसे पूछ ले कि जी आप हमें निकाल के दें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, बात। दूसरी स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछ सकते हैं, और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करना दैट इज टू मच इजी। ठीक है। तीसरा एमसीक्यू जो स्टूडेंट्स जो आपसे एग्जामिनर दे सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि आप होल्डिंग कॉस्ट निकालें। तो होल्डिंग कॉस्ट आपके ज़हन में आया होगा कि आप यहाँ पे ईओक्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर ये कर सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर आपसे मेंशन कर दे कि जी आप जो ईओक्यू है वो 2000 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेट सपोज ले लें तो आपको एग्जामिनर जो है, लेट्स सी दैट एग्जामिनर आपको क्या कहता है कि आपसे बता देता है कि जी आपकी जो ईओक्यू है वो कितनी है, आपके पास 2000 है। तो अब आपके पास क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब ईओक्यू अगर आपको दी जाए, एग्जाम के अंदर दी जाए, तो आपको ईओक्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। इंस्टेड हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला लगाएंगे, मीन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल क्रॉस होल्डिंग कॉस्ट। तो हमारे पास फार्मूला लगा के हम 24,000 अमाउंट तक हम क्या पहुँच सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट, अच्छा ये हमारे पास है 4 एमसीक्यूज, अच्छा 3 एमसीक्यूज। चौथा एमसीक्यूज एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दे, होल्डिंग कॉस्ट दे दे, और जो परचेस कॉस्ट है वो आपको आपसे निकलवाने का कह दे, और आपसे कह दे जी आप टोटल कॉस्ट निकाल लें। तो आपने टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपके पास क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 4 एमसीक्यूज के ऊपर हमने बात की। सबसे नंबर 1 अगर हम एमसीक्यूज को रिकॉल करें तो हमने ये कहा कि एक हमसे एग्जामिनर जो है हमसे कौन कौन से एमसीक्यूज पूछ सकता है, एक हमसे ईओक्यू का क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने ये भी कहा है कि एक हमसे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पूछ सकता है, और उसके बाद हमने कहा कि हमसे वो जो एमसीक्यूज पूछ सकता है वो आपसे होल्डिंग कॉस्ट भी पूछ सकता है, और नंबर 3 के ऊपर, चौथे के ऊपर हमने बात की, मैंने ये कहा आपको कि टोटल कॉस्ट का भी आपसे पूछ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 4 एमसीक्यूज हैं जो कि आई एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। होप सो स्टूडेंट्स आपकी कंसेप्चुअली हर लिहाज से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। स्टूडेंट्स अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इन्वेंट्री लेवल्स। आज हम इसका कुछ पोर्शन देखते हैं, और कुछ पोर्शन जो है, जो क्वेश्चन है या इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो हम किस में ले लें, वो क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। साथ हम 5-4 LIFO जो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो इन्वेंट्री लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो इन्वेंट्री के हमारे पास कितने 3 लेवल होते हैं हमारे पास। सबसे पहली बात है वो है हमारे पास रीऑर्डर लेवल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स होता है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का स्टूडेंट्स एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक।
स्टूडेंट्स मटेरियल के चैप्टर के अंदर, मटेरियल के टॉपिक के अंदर आपके पास अगर सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक का नॉलेज है, याद रख लें कि एग्जामिनर के पास यहाँ से एक एमसीक्यूज कलेक्ट करने का बड़ा एक अच्छा गोल्डन टाइम है। ठीक है, गोल्डन टाइम क्या सॉरी गोल्डन एक एरिया है कि आपसे डायरेक्टली वो बफर स्टॉक ही पूछ ले कि बफर स्टॉक क्या होता है, या आपसे ये पूछ ले कि आपके पास सेफ्टी स्टॉक आपसे क्या होता है। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो है हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अच्छा, अगर हम पहले हम इनके फार्मूलाज देखते हैं कि हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रीऑर्डर लेवल का मैंने फार्मूला आपको दिया है, वो मैंने कह दी। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम, और मिनिमम इन्वेंट्री का फार्मूला मैंने बताया जो आपने ऊपर रीऑर्डर लेवल स्टूडेंट्स निकाला है। रीऑर्डर लेवल को ही यूज करना है और आपने क्या कर लेना है, आपने मिनिमम इन्वेंट्री लेवल निकाल लेना है। तो स्टूडेंट्स अगर फार्मूला लिखे तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम आपसे पूछा कहा गया। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात की गई है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला हमारे पास होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास मिनिमम यूजेज माइनस मिनिमम यूजेज क्रॉस मिनिमम लीड टाइम। इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपको आपने ऊपर रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया गया। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन जो राइज होगा वो आपके पास राइज होगा कि सर हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी कहाँ से आएगी। याद रखिएगा आपको एग्जाम के अंदर रीऑर्डर क्वांटिटी एग्जाम के अंदर आपको दी जाएगी। अगर लेट अज्यूम दैट कि आपको रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दी गई तो आपने EOQ को ही जो आपने ऊपर कैलकुलेट की होगी इसको आपने किस में ले लेना है, इसको इसके नाम लेना है रीऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ले लेना है, और सर मिनिमम यूजेज और मिनिमम लीड टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। अच्छा, अब जो है हम कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीड टाइम की। लीड टाइम या लीड टाइम जो भी कह दें, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता क्या है। सब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करें। देखें, जब आप कोई चीज़ परचेज करने के लिए सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर को आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और यूजुअली ये होता है कि सप्लायर जो होता है आपको फ़ौरन चीज़ क्या करता है, डिस्पैच कर देता है, आपको क्या कर देता है, डिलीवरी उसकी दे देता है। अब हमने क्या करना होता है, जो न्यू ऑर्डर हमने देना होता है, हमने इतना टाइम मार्जिन रखना होता है कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टॉक पड़ा है, इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, कि वो रन आउट ना हो जाए, मीन्स ख़त्म ना हो जाए। मीन्स कि आपके पास क्या कहता है, जब आपके पास ये भी तो हो सकता है, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा बैक पे जाते हैं कि जो डिलीवरी है, अब ये भी हो सकता है कि डिलीवरी किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से आपको पता है कि भाई ये जो हमारा सप्लायर है ये हमें 3 दिन के अंदर क्या करता है, डिलीवरी दे देता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी अनसर्टेन रीज़न की वजह से वो क्या हो सके कि वो 3 दिन के अंदर आपको क्या कर सके, डिलीवरी ना दे सके। ठीक है, अब क्या हो जाना है, अगर तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिजल्ट विल बी दैट आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। अब आपने क्या करना है कि एक आपने लीड टाइम कैलकुलेट करना है कि भाई इन सब सर्कमस्टांसेस को नज़र में रखना है कि आया कि वो जो सप्लायर है लेट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। वो जो टाइम मार्जिन, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, लीड टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन प्लेसिंग न्यू ऑर्डर विद सप्लायर, कि आपने सप्लायर को नया ऑर्डर प्लेस करना है और रिसीविंग द डिलीवरी। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर आपसे हो सकता है कि आपको 3 दिन के अंदर ही वो आपको दे दे, हो सकता है आपको 4 दिन में दे, मे भी किसी वजह से वो लेट हो जाए। तो आपने इसके लिए एक लीड टाइम जो होता है वो कैलकुलेट किया होता है, जिसमें आपको पता होता है कि भाई कुछ सर्कमस्टांसेस हो भी गए तो हमने क्या करना है, हमारे पास इतना इन्वेंट्री लेवल हमारे पास मौजूद है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम मार्जिन जो है वो क्या होता है, हमारे पास लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि आपने नया ऑर्डर कब प्लेस करना है। अब आपके जहन में होता है कि भाई जो लीड टाइम इतना है, लीड टाइम इतना हमारे पास है, उसी के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास, आपको ये भी पता होता है कि जी हम अगर फ़र्ज़ करें आप मंथली बेस के ऊपर आप ऑर्डर कर लें, तो आपको पता होता है कि हमारे महीने के अंदर हमारी एवरेज जो यूजेज है वो हमारे पास कितनी है, वो इतनी यूजेज है, तो हमारे पास इतना स्टॉक एट द एंड ऑफ मंथ पड़ा होगा कि हम अगर
मंथ एंड के 2 दिन पहले भी अगर हम दे देंगे तो हमारे पास तीसरे चौथे दिन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो जो हमारे पास स्टॉक एट द मंथ ऑफ एंड आपके पास पड़ा है, ठीक है, जो आप कहते हैं कि हमारे पास 3-4 दिन की यूज के लिए पड़ा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, री ऑर्डर लेवल कहलाता है। कि उस पॉइंट के ऊपर जाके कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है और हमें न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, री ऑर्डर लेवल। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट बड़ी इंटरेस्टेड टर्म है, दैट इज ओवर मिनिमम इन्वेंट्री लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल, जिसको आप तीसरे लफ्ज जो कहते हो वो आप कहते हो बफर स्टॉक। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी होती है, स्टॉक आउट से बचने के लिए वो इतना स्टॉक कुछ ना कुछ लाजमी मेंटेन करती है, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करती है, ताकि किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, जिसके ऊपर मैंने आपको बात की कि सप्लायर की वजह से लेट हो जाए या कुछ भी रीजन हो जाए, कुछ में सेव हो जाए, ठीक है, आपके पास लेट्स अज्यूम दैट कि आपके पास लॉकडाउन शुरू हो जाए, ठीक है, किसी किस्म का, तो कंपनी ने क्या करना है, प्रोडक्शन को रोकना नहीं है, क्या करेगी कंपनी, उसके मुताबिक इतना एक बैग पे कुछ स्टॉक मेंटेन करेगी, ठीक है, उस स्टॉक को आप कहते हो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, या फिर क्या कहते हो, सेफ्टी स्टॉक, या फिर क्या कहते हो, बफर स्टॉक। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम ऐसा करेंगे कि हम जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास FIFO मेथड और हम क्या कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे याद रखिएगा कि एक आपके पास जो मेथड है FIFO मेथड, और उसके बाद अगर आप बात करें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जो है, ये जो दोनों मेथड है इनमें आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के अच्छा चांसेस है। ये तो ये हो सकता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी जा सके, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी जा सके। आपसे ये भी हो सकता है, लेट मी राइट, कि एक आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपसे पूछी जाए, दूसरे स्टूडेंट्स आपसे ये हो सकता है कि आपसे कुछ एंट्रीज वगैरह पूछी जाए। याद लिखिएगा कि पिप्पा एग्जामिनर जो है आपसे पिछली जितनी अटैम्प्ट है 5-6 अटैम्प्ट देखें तो आपसे क्या कर रहे हैं, एंट्रीज पूछ रहा है, उसी एंट्रीज को आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। शर्त क्या लगा देगा या क्वेश्चन को किस सिनेरियो में देगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपकी जो वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम करेंगे भी वैसा क्वेश्चन, बता सकता हूँ कि आपसे क्वेश्चन का डेटा आपसे कम करेगा और आपसे क्या करेगा, आपसे एंट्रीज पूछेगा। कुछ एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, 2-3 एंट्रीज तो वो एंट्रीज हैं जो आपसे एग्जामिनर पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछता आ रहा है और मजीद इस पेपर के अंदर भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, पूछ सकता है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो FIFO या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आप यूज करते हैं, ये इसके कोई क्या कहता है कि इसका कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर क्या इफेक्ट चलता है, इसका आपकी क्या कहता है कि प्रॉफिट के ऊपर, आप पहले बात कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर आपके पास क्या इफेक्ट आता है, आपकी जो है प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम हिट कर लेंगे ताकि अगर आपसे एग्जाम के अंदर ऐसी चीज़ें पूछी जाए तो आप आसानी से हल कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है तो डेफिनेटली आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो मेरा अपकमिंग जो लेक्चर है जो कि विद इन 2-3 डेज में अपलोड कर दूंगा वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।